नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है, लेकिन बड़ी स्टार कास्ट ना होने की वजह से ये फिल्म सिनेमा घर में फ्लॉप हो गई। और फिर हम लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें शादी का प्रोग्राम दिखाया जाता है। ये 2001 के समय की शादी थी, जब किसी किसी के पास मोबाइल होते थे और ज्यादातर लड़कियां उस समय गांव में घूंघट पहन कर रखती थी। शादी के बाद दीपक फूल को नाव में बिठाकर अपने गांव की तरफ लेकर जाता है और फूल से गहने लेकर अपने पास रख लेता है ताकि चोरी ना हो जाए। इसके बाद दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन में पहले से ही दो लड़कियां शादी के घूंघट में बैठी थी। इसी बीच दीपक बाथरूम करने जाता है तो सीट खाली होने की वजह से फूल विंडो के पास हो जाती है और दूसरी दुल्हन उसकी जगह पर आकर बैठ जाती है। और जैसे ही उनका स्टेशन आता है दीपक कहता है, उठो स्टेशन आ गया। फूल उस समय सो गई थी और दूसरी दुल्हन चुपचाप उसके साथ चल पड़ती है। घर पहुंचने पर दीपक की माँ उनकी आरती उतारती है और लड़की को कहती है, बेटा घर वाले ही हैं सब, घूंघट उठा लो। और जैसे ही लड़की घूंघट उठाती है तो लड़की को देखकर दीपक सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। लड़के का पिता दीपक को लड़ना शुरू कर देता है कि तुम्हें अपनी बीवी का ही पता नहीं चला, सामान गुम हो जाए कोई बात नहीं, पर बीवी और एक बच्चा पूरे गांव में शोर मचा देता है। चाची बदली हो गई, चाची बदली हो गई। फिर लड़की कहती है, इतने बड़े घूंघट में औरत को तो सिर्फ पति के जूते ही दिखाई देते हैं। फिर दादी कहती है, तो कम से कम जूते ही पहचान लेते। तो लड़की कहती है, पति भी नया और जूते भी नए, कैसे पहचानती। लड़की कहती है कि जो ट्रेन में है उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि उसका पति निकल आया है। दीपक और उसका दोस्त फिर स्टेशन की तरफ जाते हैं अपनी बीवी को ढूंढने। फिर दीपक का पिता उस लड़की का नाम पूछता है तो वह कहती है पुष्पा, और पति का नाम पूछता है तो दीपक की माँ यशोदा कहती है कि कोई पत्नी अपने पति का नाम कैसे ले सकती है। लेकिन पुष्पा अपने पति का नाम पंकज और छत्तीसगढ़ का गांव सामबेला बताती है। और दूसरी तरफ ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो पुष्पा का पति प्रदीप अपनी पत्नी समझकर फूल को कहता है, चलो स्टेशन आ गया। और फूल उठकर दीपू को ढूंढने लगती है। इधर प्रदीप ट्रेन से बाहर आकर जया जया चिल्लाता है, लेकिन उस समय जया नहीं दिखती और गलत नाम बताने की वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि पुष्पा जानबूझकर दीपू के साथ गई थी। दीपू के पापा को अपना नाम और एड्रेस भी गलत बताया था। इधर फूल स्टेशन पर रोने लग जाती है। प्रदीप के परिवार को जया की चिंता नहीं थी, बल्कि उसने जो 15 तोले सोने का जेवर पहन रखा था उसकी चिंता थी। उधर दीपक पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन फूल को ढूंढने, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। प्रदीप के दोस्त भी जया को ढूंढते हैं पर वो मिलती नहीं। तो प्रदीप कहता है कि भाड़ में जाए, अगर कल तक नहीं मिली तो थाने में और उसके मायके में खबर भेज देंगे। और वैसे भी दहेज का मोटरसाइकिल तो आ ही चुका है, क्या दिक्कत है। दोस्तों, प्रदीप कुछ इस तरह का इंसान था जिसको पत्नी के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं था। वो तो एक दहेज का लालची इंसान था। रात में पुष्पा चुपके से बाहर आती है और अपने बैग में से एक फोन निकाल के उसका सिम जलाकर फेंक देती है। कुछ तो गड़बड़ कर रही थी ये लड़की, जो कि आपको आगे ही पता चलेगा। इधर फूल डर के मारे पूरी रात स्टेशन के बाथरूम में बिताती है। अगले दिन फूल को स्टेशन पर छोटू और अब्दुल नाम के दो लोग मिलते हैं और छोटू कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाते हैं और फूल अपना नाम बताती है और पति का नाम पूछने पर मेहंदी वाला हाथ दिखा देती है जिस पर दीपक लिखा हुआ था। वो अपने गांव का नाम गंगापुर बताती है तो स्टेशन मास्टर कहता है कि हिंदुस्तान में सैकड़ों गंगापुर है। स्पेशल मास्टर कहता है, तो तुम्हें अपने ससुराल के गांव का नाम तो पता ही होगा। तो फूल कहती है, मेरे ससुराल का गांव किसी फूल के नाम पर है। उसके गांव का नाम सूरजमुखी था, जो फूल को याद नहीं आता। स्टेशन मास्टर कहता है, ऐसा करो, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवा दो। लेकिन फूल पुलिस स्टेशन जाने से मना कर देती है क्योंकि वह कोर्ट कचहरी के चक्कर से डरती थी। इधर दीपक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने के लिए जा रहा था। वह जया को भी कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन जया पुलिस स्टेशन जाने से मना कर देती है। इसके बाद दीपक पुलिस स्टेशन जाकर रिश्वतखोर इंस्पेक्टर श्याम मनोहर से कहता है कि मेरी पत्नी खो गई है। इस पर मनोहर कहता है कि कैसे खोई, मैं तो इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ, ससुरी खो ही नहीं रही। दीपक बताता है कि शादी के अगले दिन ही हमारी पूरी फैमिली घर वापस लौट गई, लेकिन हम वहीं रुक गए क्योंकि फूल के नाना नानी की आखिरी मन्नत थी कि फूल की शादी पे उनकी कुल देवी को भोग चढ़ाना था। अब जिसको हम घर लेकर आए वो फूल नहीं थी, पुष्पा थी, किसी और की पत्नी। दीपक के पास फूल की फोटो के नाम पर एक घूंघट वाली फोटो थी जिससे उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। दीपक बताता है, रास्ते में हमने उसके सारे जेवर उतरवा कर रख लिए इस डर से कि कहीं चोरी ना हो जाए। और जो घर आई है वो ठीक ठाक जेवर पहने हुई थी। उसने जो अपने घर का फोन नंबर दिया है वो हर बार गलत जगह लग जा रहा है।
पुलिस ऑफिसर श्याम उनसे 5,000 रुपए लेते हैं और कहते हैं हम खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन कल तुम पुष्पा को भी साथ लेके आना। छोटू फूल को मंजू माई के पास लेकर जाता है, जो कि स्टेशन पर चाय का ठेला लगाती है। मायके का पता चल भी जाए तो भी फूल वापस नहीं जाना चाहती थी, ये सोच के कि बहुत बदनामी होगी, सब सोचेंगे कि हम में कोई दोष होगा, इसीलिए पति स्टेशन पर छोड़ गया। मंजू माई एक खड़ूस स्वभाव की औरत थी, सब उनसे डरते थे। वो कहती है लोगों के बारे में घर जाकर सोचना, पहले खोज कर मायके चली जाओ। फूल कहती है भले घर की बहू बेटियां बिना पति के मायके नहीं जाती। मंजू माई कहती है तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, इस देश में लड़कियों के साथ हजारों सालों से फ्रॉड चल रहा है, उस फ्रॉड का नाम है भले घर की बहू बेटी। फूल कहती है हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। मंजू माई कहती है तुमको जिस घर में पूरी जिंदगी बतानी है उस घर का पता नहीं है मालूम, तुम्हारी अम्मा ने तुमको अच्छा नहीं बनाया बल्कि बुड़बक बनाया है। फूल कहती है हम बुड़बक नहीं है, हमको घर के सारे काम आते हैं। मंजू माई कहती है घर जाना आता है क्या? नहीं ना, बुड़बक होना शर्म की बात नहीं है, बुड़बक होने पर गर्व करना ये शर्म की बात है। पुष्पा सुबह सुबह मंदिर गई थी और फिर 5 घंटे बाद वापस आई, तो सबको लगा कि ये भी गुम हो गई, पर वापस आने पर सबको तसल्ली होती है कि आ गई, वरना लोग बोलते कि एक ही दिन में 2 लड़कियां गुम कर दिए। प्रदीप ने जया के गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दी थी, तो वही रिपोर्ट आसपास के थाने में दे दी जाती है, तो श्याम के पास भी वो रिपोर्ट आ जाती है, तो उसे शक होता है कि कहीं पुष्पा तो जया नहीं। रात होने पर पुष्पा फिर से छुप छुपा कर बाहर आती है और फोन में एक नया सिम डालती है, तो यहाँ हमें समझ आता है कि वो 5 घंटों से गायब थी मंदिर जाने के बहाने से। मंजू माई फूल से कहती है कि तुम्हारे सारे गहने उतरवा लिए, अब तुम्हारा पति वापस नहीं आने वाला, वो निकल चुका है। पर फूल को यकीन था कि दीपक उसे ढूंढ रहा होगा और कभी न कभी उसे खोज ही लेगा। मंजू माई फूल को अपनी दुकान में काम करने का काम देती है। दीपक की भाभी पूनम अपने पति को बबलू के पापा कहकर पुकारती थी, तो पुष्पा पूछती है आप उनका नाम क्यों नहीं लेती? तो पूनम कहती है पति का नाम नहीं लिया जाता। पुष्पा कहती है जब अच्छा खासा नाम रखा है तो एजी ओजी काहे करना? तभी बबलू पुष्पा को कहता है आज से आप ही मेरी चाची हो, क्योंकि आपके ऊपर कौन सा नाम लिखा हुआ है। पुष्पा को ख्याल आता है कि उसके हाथ में तो उसके नाम का टैटू है। अब दीपक उसे थाने लेकर जाता है, तो पुष्पा अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम और पति का नाम सब कुछ झूठ बताती है। जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था कि हाथ में जया नाम गुदवाया है, तो श्याम हाथ दिखाने को कहता है, पर पुष्पा ने जया बदलकर श्रेया कर लिया था। श्याम पूछता है नाम जब पुष्पा है तो श्रेया क्यों गुदवाया? पुष्पा कहती है बचपन में हमारे दादाजी हमको श्रेया कहकर बुलाते थे, इसीलिए। श्याम पुष्पा को फोटो खिंचवाने के लिए कहता है, तो पुष्पा घूंघट ओढ़ लेती है। पुष्पा कहती है कि घूंघट के बिना फोटो खिंचवाएंगे तो बदनामी होगी। पुष्पा जाने लगती है, तो श्याम अचानक से जया कहकर पुकारता है, तो पुष्पा पलट जाती है, जिससे कि श्याम समझ जाता है कि यही जया है। मंजू माई फूल को अपने घर लेकर जाती है, जहां वो अकेली रहती थी। फूल के पूछने पर वो बताती है कि मैंने मर्द बेटा सबको भगा दिया, मर्द बैठकर हमारी कमाई खाता था, ऊपर से दारू पी के हमको ही मारता था, कहता था जो प्यार करते हैं उसको मारने का हक होता है। एक दिन हमने भी डंडा लेकर अपना प्यार दिखा दिया। फूल कहती है कि हम आपकी दुकान के लिए कोई मिठाई बनवा देते हैं। मंजू माई कहती है रसोई पराया है, ठीक से बना पाओगी? फूल कहती है पराई रसोई को अपना बनाना, यही चीज तो सिखाई है हमारी अम्मा ने। मंजू माई की दुकान में एक आदमी आता था जो कि 2 समोसे लेके 4 बार चटनी लेता था, तब वो उसे खूब डांटती थी। फूल ने कलाकंद मिठाई बनाई थी, तो मंजू माई खुद उस आदमी को 1 चम्मच मिठाई देती है खाने के लिए। फूल कहती है पहले आप तो स्वाद चखिए, तो माई कहती है मुंह मीठा करने का कोई कारण बचा ही नहीं हमारी जिंदगी में। अब श्याम और उसका जूनियर ऑफिसर पुष्पा पर नजर रखना शुरू कर देते हैं कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। वो देखते हैं पुष्पा के पास मोबाइल है। उधर दीपक फूल को खोजता हुआ एक दुकानदार के पास जाता है, फोटो दिखाकर पूछता है कि उसकी बीवी को कहीं देखा है क्या। फोटो वही थी जिसमें लंबा सा घूंघट था। तो दुकानदार कहता है चेहरा ही तो पहचान होता है, और तुमने तो बेचारी की पहचान ही छुपा दी। इतने में दुकानदार की बीवी आती है, जो कि पूरा ऊपर से नीचे तक ढकी हुई थी बुरके से। मतलब ये सीन हमारे समाज की सोच को दर्शाता है। इधर दीपक का एक गुंजन नाम का दोस्त था, जिससे पुष्पा की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। इसी बीच दीपक के पिता गुंजन से कहते हैं कि कीटनाशक डलवा दो, फसल में कीड़े हो रहे हैं। तो पुष्पा आइडिया देती है कि सिट की ट्रैप लगाओ, कीटनाशक से कीड़ा तो मर ही जाएगा पर फसल भी खराब हो जाएगी। एक बोर्ड लो, उसे पीले रंग में रंग दो और फिर उस पर गोंद लगा के खेत में लगा दो, तो सारे कीड़े उसमें चिपक जाएंगे, क्योंकि कीड़े पीले रंग से आकर्षित होते हैं। सब हैरान थे, इसको खेती के बारे में इतना कैसे पता।
तो पुष्पा कहती है कि मेरे बाबूजी की बहुत खेती है, इसीलिए हमें सब पता है। पुष्पा को पूनम के पति का स्केच फोटो मिलता है जो कि पूनम ने खुद बनाया था। पूनम के पास इतनी अच्छी कला थी पर उसे उसकी ना तो कदर थी और ना ही उसका महत्व पता था। उसे लगता था कि ये तो अपने आप ही आ जाती है। पूनम को पुष्पा समझाती है कि अगर ये कला अपने आप आती तो सबको ना आ जाती। कला हमें माता सरस्वती देती है और देवी माँ कोई फिजूल चीज थोड़ी देगी। पुष्पा और गुंजन के बीच काफी दोस्ती हो गई थी। इधर उसकी जासूसी कर रहे श्याम को लगता है कि अब ये कोई नया लड़का फंसा रही है अपने जाल में। जूनियर ऑफिसर बताता है कि ये किसी हेमा त्रिपाठी को 25,000 का मनी ऑर्डर भेज चुकी है। दूसरी तरफ फूल मंजू माई से कहती है कि मैं हमेशा घर में ही रही और घर में जो भी काम थे यही सब सिखाया गया। आज बाहर काम किया तो समझ में आया कि मैं तो दुकानदारी भी कर सकती हूँ। तो फिर घर वाले लड़कियों को इतना लाचार क्यों बना देते हैं? क्यों हमें मौका नहीं दिया जाता? मंजू माई कहती है कि शायद डर के मारे, क्योंकि औरत अनाज उगा भी सकती है और पका भी सकती है, बच्चा पैदा भी कर सकती है और बड़ा भी कर सकती है। देखा जाए तो औरत को मर्दों की कोई खास जरूरत नहीं है। पर ये बात अगर औरतों को पता चल गई तो मर्द बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। बेटी अब समझ में आया कि क्या फ्रॉड चल रहा है। रात में पुष्पा सब सामान लेकर घर से भाग रही थी, लेकिन तभी वो दीपक की हालत देखती है कि कैसे दीपक फूल के लिए दुखी है, पर वो भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। इधर मंजू माई फूल को उसके हाथ में उसकी मेहनत का पैसा पकड़ाती है, जिसे पाकर फूल बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पहली बार अपनी मेहनत की कमाई का एहसास हुआ था। इधर पतीला थाने से पुष्पा की फोटो आ जाती है तो अब कंफर्म हो जाता है कि पुष्पा ही जया है। तो श्याम उसे गिरफ्तार कर लेता है और सबको बताता है कि ये लड़की चोर है जो कि लड़कों को फंसाती है और फिर घर लूट कर भाग जाती है। जया कुछ बताने की कोशिश करती है पर दीपक उसे चोर समझ चुका था क्योंकि उसने इतने झूठ जो बोले थे। अब उस पर यकीन करना मुश्किल ही था। थोड़ी देर बाद गुंजन आकर कहता है कि पुष्पा गलत नहीं है, वो तो फूल को ढूंढने में मदद कर रही थी। वो एक मिसिंग पोस्टर दिखाता है जिसमें फूल का स्केच बना था। पूनम बताती है कि ये तो हमने ही बनाया था पुष्पा के कहने पर। गुंजन कहता है पुष्पा ने हमसे ये पोस्टर छपवाया और जगह जगह लगवाया ताकि फूल भाभी हमें मिल जाए। वो मिसिंग पोस्टर फूल के पास भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि दीपक उसे ढूंढ रहा है। वो लोग पोस्टर पर लिखे नंबर पर कॉल करते हैं पर कोई उठा ही नहीं रहा था क्योंकि वो नंबर पुष्पा का था और फोन श्याम के पास जमा था। अब वो गांव कौन सा था ये भी पता चल गया था। तो सभी लोग फूल को अच्छे से विदा करके उसके गांव में जाने वाले ट्रेन में बिठा देते हैं। दीपक सारी बात श्याम को बताता है तो अब जया को मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखने का। जया बताती है कि उसकी शादी तय हो गई थी पर वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी और वो अपनी माँ से कहती है कि हम 800 लड़के और 86 लड़कियों में अव्वल आए हैं। हम खेती बाड़ी की पढ़ाई करना चाहते हैं, देहरादून जाकर कोर्स करना चाहते हैं। अम्मा कहती है अच्छे घर का लड़का है, अमीर है, प्रेम से बात करोगी तो शायद पढ़ने भी देगा और अगर नहीं तो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वही होगा। अगले हफ्ते तुम्हारी डोली ना उठी तो हमारी अर्थी उठेगी। जया परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। अब तो उसे मजबूरन शादी करनी पड़ती है। शादी के वक्त हमें रिश्तेदारों से पता चला कि बच्चा होने के कारण प्रदीप की पहली बीवी जल के मर गई। अब जल गई या जलाई गई भगवान जाने। दहेज में 10,000 कम था तो प्रदीप ने सबके सामने हमारी माँ को गाली दे दी थी। अब ऐसा आदमी हमको आगे कहीं पढ़ने देता? जूनियर ऑफिसर कहता है कि इतना ही था तो शादी से पहले भाग जाती, शादी के बाद ट्रेन से भागने की क्या जरूरत थी। जया कहती है कि भागने का तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो घूंघट ओढ़कर अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। तभी दीपक ने हमारा हाथ पकड़ा, हमको रेलगाड़ी से उतार लिया। अब किस्मत इतना बड़ा इशारा कर रही थी, हम वापस कैसे मुड़ जाते। हेमा त्रिपाठी हमारी बड़ी बहन है और वही मुझे समझती है। कंगन बेचकर मनी ऑर्डर भेजा उनको ताकि वो मेरा कोर्स और हॉस्टल की फीस भर सके। कल रात की बस थी मेरे देहरादून की, ये देखो टिकट। दीपक कहता है इतना झूठ बोला, एक बार सच बोल देती। जया कहती है अगर सच बता देते तो आप हमें अकेला रहने देते क्या? हम अपनी सगी माँ से विनती किए तब वो तो मानी नहीं, आप क्या ही सुनते। हमको एक हफ्ता छुप कर रहना था लेकिन पूरी दुनिया हमें घर पहुँचाने में लग गई। हमने जिंदगी से चुराया है तो बस एक मौका ही तो चुराया है। हम यहाँ से जा ही रहे थे लेकिन दीपक को फूल के लिए परेशान देखा तो रुक गए और फिर फूल का पोस्टर बनवाया ताकि फूल मिल जाए और सब सही हो जाए। शाम जया का फोन देखता है, उसमें 12 मिस कॉल आई हुई थी। फोन करके पता चलता है कि फूल पतीला स्टेशन पर है। श्याम दीपक को जाने देता है लेकिन जया को नहीं छोड़ता और कहता है जया को जेल के अंदर डालो क्योंकि श्याम ने प्रदीप को बुला लिया था। जैसे ही प्रदीप आता है श्याम सबसे पहले प्रदीप से रिश्वत लेता है। श्याम प्रदीप को उसके गहने भी पकड़ा देता है और कहता है इसमें से एक कंगन तुम्हारी पत्नी ने बेच दिया।
फिर जया को बाहर लाया जाता है और प्रदीप गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है ये एक कंगन भी तुम्हारी माँ से निकलवाएंगे। प्रदीप उसे लेकर जाने लगता है तो श्याम कहता है अब एक केस तो खत्म हो गया, लेकिन अब दूसरा केस चालू होगा, पहली पत्नी का खून करने का। श्याम जया को रुमाल पकड़ाते हुए कहता है मैडम बालिग है, तुम उसे जबरदस्ती लेकर नहीं जा सकते क्योंकि वह जाना ही नहीं चाहती। यह जो तुमने थाने में दहेज लेने की बात की, इसका अलग से केस बनता है। औरत पर हाथ उठाना, डराना और धमकाना ये एक अपराध है प्रदीप बाबू, ये एक फिजिकल अब्यूज में आते हैं। जांच हुई तो फिर वो केस भी खुलेगा कि वो जली थी या जलाई गई थी। आज के बाद अगर तुमने जया को ढूंढने की कोशिश की तो हम तुम्हें खुद आकर अंदर डाल देंगे और वो गहने भी देकर जाओ, लड़की के हैं तुम्हारे बाप के नहीं। प्रदीप गहने देकर तुरंत वहाँ से खिसक लेता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि श्याम जया के साथ है। भले ही रिश्वत लेकर श्याम ने कई गलत काम किए हो, पर इस बार वो सही इंसान का साथ दे रहा था। श्याम जया को उसके गहने लौटाते हुए कहता है कि अच्छे से पढ़ाई करना। इधर दीपक दौड़ते भागते स्टेशन पहुंचता है तो वहां उसे उसकी फूल कहीं नहीं दिखती। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है दीपक। दोनों एक दूसरे को पाकर खुशी से फूले नहीं समाते। दीपक उसे घर ले जाता है। पूरा परिवार भी उसे देखकर खुश हो जाता है कि शुक्र है घर की असली बहू घर आ गई। फूल के घर पहुंचने की खबर मंजू माई तक भी पहुंच जाती है तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। आज वो पहली बार फूल की बनाई हुई मिठाई खाती है क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ ताकि वो अपना मुंह मीठा कर सके। अब हम देखते हैं कि जया देहरादून जा रही है पढ़ाई करने के लिए और सभी उसे छोड़ने आए हैं। जया सभी को खुशी खुशी अलविदा कहकर दोबारा वापस आने का वादा करके निकल जाती है अपने सपनों को पूरा करने और फिर यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। फिल्म का एक डायलॉग है कि हम औरतें किसी की ननद या देवरानी या जिठानी तो बन जाती हैं पर कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन पाते। ये बात बिल्कुल सच है। इस समाज में बहुत सारे सुधार लाने की जरूरत है। हमें लड़कियों की सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उन्हें बंदिश में रखना चाहिए। मंजू माई और जया की वजह से पूनम और फूल बहुत कुछ सीखती हैं क्योंकि पहले फूल अपने पति का नाम नहीं लेती थी, लेकिन जब वह दीपक को दोबारा मिलती है तो उसे नाम लेकर बुलाती है। और इस घूंघट प्रथा से लोगों को फायदा हो ना हो, नुकसान जरूर होता था। बोलने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन मैं चाहती हूँ इस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद आपने इस मूवी से क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अच्छी फिल्मों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।